सबसे पहले आपके पास 3.31 है, बोलता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, और आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस में लिखा हुआ है 1/128, 1/64, 1/32 डॉट 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 3264। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो उसने ये बताया हुआ ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये सेकेंड लास्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। और मुझे लग रहा है ऐसा कि ये 32 और 64 का अगर रिलेशन देखूं तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 आएगा। इसी तरह से पहली टर्म जो 1/128 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/64 आएगा। यानी कि मुझे ये नजर आ रहा है कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद अ कॉमन रेशियो ऑफ 2। अगर आप चाहो तो आप इस कॉमन रेशियो को चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 1/64 सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई 1/128 यानी कि फर्स्ट टर्म। अब जब आप 1/64 को डिवाइड करोगे 1/28 से अपने कैलकुलेटर्स पर तो आंसर 2 आ रहा होगा। यानी कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो 2 है, और जो पहली टर्म है जिसको हम a कहते हैं वो 1/128 है। 1/128 जो है वो पहली टर्म है, कॉमन रेशियो जो है वो 2 है। हमें ये बताना है कि ये जो 64 है ना, 64 आखिरी वाली टर्म है, तो आखिर इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं। यानी कि आखिरी टर्म जो है वो पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, क्या है। हम अपना टर्म वैल्यू का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं, टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a r पावर n-1, और हम इसको बोलते हैं कि यार एक टर्म है जिसकी वैल्यू है 64, और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म जो है वो 1/128 है, और जो कॉमन रेशियो है वो 2 है। आप हमें n बता दो, n कितना होगा। इफेक्टिवली हमें n ढूंढना है, यानी कि ये जो 64 है ये कौन सी टर्म है। सही है। अब ये जो 1/128 है, ये 128 लेफ्ट साइड पर जाकर 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये 64 से मल्टीप्लाई होगा तो आप कर दो 64 मल्टीप्लाइड बाई 128 इज इक्वल्स टू 2 पावर n-1। 64 मल्टीप्लाइड बाई 128 कितना आता है, सॉरी 8192। ठीक है, 8192 इज इक्वल्स टू 2 पावर n-1। अब आपके पास जब पावर में अननोन आता है तो उसको ढूंढने के 3 तरीके हैं। यहां पर आपके पास n की वैल्यू पावर में आ रही है। जब आपके पास पावर में अननोन आता है तो उसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, आप लॉग इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, लॉग का चैप्टर आपके करंट सिलेबस में नहीं है तो हम इस मेथड को नहीं सीखते हैं, पिछले सिलेबस में था AFC में। नंबर 2, दूसरा तरीका ये कि आप कैलकुलेटर पर पूरी इक्वेशन टाइप करो। कैलकुलेटर पर आप पूरी इक्वेशन लिखो, सॉल्व फॉर x करो, जो मैंने यूजिंग कैलकुलेटर टू सॉल्व इक्वेशन सिखाया था, और उससे n ढूंढ लो। तीसरा तरीका ये है कि ये जो 8192 है ना, ये 2 पावर क्या होगा। मिसाल के तौर पर 8192 लेट से आप यूं ही 2 की पावर 10 करो, 2 पावर 10 कितना होता है, ऐसे ही 2 पावर 10 लगाओ, कितना बनता है 2 पावर 10 1024 बनता है। अच्छा, तो 2 पावर 9 करो, 2 पावर 9 कितना होता है, सॉरी 2 पावर 10 1024 होता है ना, 8192 तो उससे भी ज्यादा है। तो लेट से 2 पावर 12 करो, 2 पावर 13, क्या 2 की पावर 13 8192 होता है। तो इसका मतलब 2 पावर 13 इज इक्वल टू 2 पावर n-1। सही है। आपने ये देखा कि 8192 आखिर 2 की क्या पावर है। जब आपने ऐसा देख लिया ना, तो अब आप पावर्स को कंपेयर करोगे। 13 इज इक्वल टू n-1। अगर बेसिस सेम हो, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल। अगर दोनों साइड्स पर बेस 2 आ रही है तो इन दोनों की जो पावर है यानी कि लेफ्ट साइड की 13
और राइट साइड की n-1 ये बराबर होगी, तो 13 इज इक्वल टू n-1 और n जो होगा वो 14 होगा। सही है? क्यों? क्योंकि वो जो -1 है वो लेफ्ट साइड पर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो n जो है ना वो 14 आ रहा होगा। यानी कि ये जो 64 है ना ये 14th टर्म है। इसने यही हमसे पूछा था। आपने कुछ नोट नहीं करना, आपने सिर्फ सुनते जाना है, समझते जाना है और कैलकुलेट करना है। मैं एक बार पूछ लेता हूं, क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी भी इसमें? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 3.32। 3.32 में लिखा हुआ है एन ऑडिटोरियम हैज 20 सीट्स इन द फ्रंट रो, 25 सीट्स इन द सेकंड रो, 30 सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन फॉर 13 रोज। नंबर ऑफ सीट्स इन द 13th रो आर। पहली रो में 20 सीट्स है, दूसरे में होंगी 25, फिर 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक तरीका तो सवाल सॉल्विंग करने का सीधा सीधा ये है कि आपको उससे बोला पहली रो में 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, तो आप इस तरह से 5-5 बढ़ा कर ये देख लो कि जो 13th रो है उसमें कितनी सीट्स हैं। इससे ये पूछा था नंबर ऑफ सीट्स इन द 13th रो। दो तरह के सवाल आते हैं, या तो वो बोलेगा कि 13 रोज में टोटल कितनी सीट्स हैं तो सबको ऐड करना होगा, या वो पूछेगा 13वीं रो में कितनी सीट्स हैं तो हमें 13 रो में जितनी भी सीट्स होंगी वो बताना होगा। यहाँ पर 13 रो में 80 सीट्स है, हमने इस तरह से 5-5 बढ़ाकर ये चेक कर लिया, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम ये कहेंगे यहाँ पर ए जो है वो 20 है और डी जो है वो 5 है, और ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और मुझे ये ढूंढना है 13वीं टर्म जो होगी या 13वीं जो रो होगी उसमें कितनी सीट्स होंगी। तो मैं टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाऊं। मैं लिख दूं टीवी 13 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13-1 इंटू डी। इससे भी आंसर 80 आएगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए क्योंकि पहली रो में 20 सीट्स है और फिर हर अगली रो में 5 सीट्स इंक्रीज हो रही है, यानी कि कॉमन डिफरेंस 5 है। इसमें कोई मसला? 3.33 में लिखता है सम ऑफ द सीरीज टू इंफिनिटी इज। सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अच्छा, यहां पर आर कैसे आएगा? आर जो होता है वो होगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो 1/3 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। क्या आंसर आता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, 3/2। तो डी मेरा आंसर होगा। सही है? कोई मसला? सीधा सीधा सम टू इंफिनिटी वाला फॉर्मूला लगाया। 3.34 में लिखा हुआ है द सम ऑफ द इनफिनिट सीरीज इज। अगेन सम टू इंफिनिटी पूछ रहा। अगेन जब ये सम टू इंफिनिटी पूछ रहा है तो इस सम टू इंफिनिटी में a यानी कि पहली टर्म जो है वो है 2, r हो जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सही है? अच्छा, रूट ऑफ 2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ, और नीचे क्या आ रहा है 2 की पावर 1। अगर स्क्वायर रूट लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है 2 की पावर हाफ। अब ये चीज याद रखना, x पावर a डिवाइडेड बाय x पावर b इज इक्वल्स टू x की पावर a माइनस b। इस हिसाब से ये बन जाएगा 2 पावर हाफ माइनस 1, यानी कि 2 की पावर माइनस हाफ। आधे में से एक निकालोगे तो माइनस हाफ बचेगा। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर x अपॉन a डिवाइडेड बाई x पावर a डिवाइडेड बाई x पावर b हो तो वो x की पावर a माइनस b होता है। दूसरी चीज ये भी याद रखना कि अगर x की पावर माइनस a है
तो वो 1 डिवाइडेड बाई x की पावर a के बराबर होगा। इस हिसाब से ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर हाफ या रूट ऑफ 2 के। अब सम टू इंफिनिटी ढूंढना है। सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। सॉल्व करो इसको, कितना आता है? सॉरी 4 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2। कोई मसला? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। और फॉर्मूला मैंने s इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, यानी कि सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला लगाया है बस। कोई मसला है? अगला सवाल 3.35। 3.35 जरा सुनना, ये एक न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम क्वेश्चन है। शहीर बॉट इक्विपमेंट फॉर 450,000। शहीर ने कोई इक्विपमेंट परचेज करी और इसने ये इक्विपमेंट 4.5 लाख रुपए की परचेज करी। The amount is payable in 11 installments, where first 10 installments are in arithmetic progression and 11th installment will settle the remaining balance. 4.5 लाख रुपए पे कैसे करे जाएंगे? 4.5 लाख रुपए पे करे जाएंगे 11 किस्तों में। 4.5 लाख रुपए पे कैसे करे जाएंगे? 4.5 लाख रुपए पे करे जाएंगे 11 किस्तों में। 11 किस्तों में से सवाल बोलते हैं पहली जो 10 किस्तें होंगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी, और जो 11वीं किस्त होगी उसमें बचा हुआ जितना भी अमाउंट होगा वो पे किया जा रहा होगा। वो 11वीं किस्त अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो भी सकती है, नहीं भी हो, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। 4.5 लाख की चीज खरीदूंगा, 11 किस्तों में पैसे पे करूंगा, पहली 10 किस्तें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी, 11वीं किस्त बचा हुआ जितना पैसा होगा वो पे कर रही होगी। फिर लिखा हुआ है कि इफ द फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स आर 10,000 एंड 12,000। पहली किस्त 10,000, दूसरी किस्त अगर 12,000 है तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2,000 का। पहली किस्त है 10,000, दूसरी वाली जो किस्त है वो अगर 12,000 की है तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2,000। ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ 11th इंस्टॉलमेंट। अब देखो पहली 10 किस्तों का सम कैसे आएगा? सम इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो आपके पास 10 अपॉन 2, पहली 10 किस्तों का सम ढूंढ रहा हूं, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब देखो 10 माइनस 1 9 होता है, 9 2,000 से मल्टीप्लाई होगा 18,000, 18,000 और 2 इंटू 10,000 20, 20 और 18 38, 38,000 और पीछे 10 ओवर 2 यानी कि 5 है। 5 इंटू 38,000 कितना होता है? 1,90,000। ये पहली 10 किस्तों का सम है। अब उसका ये पूछना था कि आप बताओ 11वीं किस्त में कितना पैसा पे होगा। तो पहली 10 किस्तों में पे हुआ 1,90,000, टोटल था 4.5 लाख, तो 260,000 11वीं किस्त में पे हुआ होगा। ठीक है।